तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, और अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है तो फिर मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा इसका, मतलब 3 वीडियोस में ये चैप्टर जहां तक उम्मीद है खत्म होने की। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि आप भी हमारे साथ जिस तरह से मैं लगा पड़ा हूं, आप भी इसी तरह से अपने सब्जेक्ट को मजबूत करने में लगे होंगे। ठीक है, तो लगे रहिए, करते रहिए, आप जरूर 95% या उसके ऊपर जरूर स्कोर करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। देखो नर्स्ट इक्वेशन को हम यूज क्यों करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत क्या पड़ी। देखो अभी तक जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे थे, जो ई सेल मेजर कर रहे थे, वो आपके पास में फॉर्मूला था ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या तो हम यूज करते थे एसओपी प्लस एसआरपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को सम कर दो तो आपको मिल जाता है ई सेल। ठीक है, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या थी, वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर हो रहा था वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर हो रहा था। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी सेल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स जो कैथोड और एनोड पे थे, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे आप याद करो, एक तरफ आप कॉपर सल्फेट यूज कर रहे थे, दूसरी तरफ आप जिंक सल्फेट यूज कर रहे थे, अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट हैं तो फिर हम ई सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन में ईएमएफ या ई नॉट सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे कैलकुलेट करेंगे, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशंस डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो एक आपने रिलेशनशिप पढ़ा होगा गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। इक्वेशन था डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड या एक्सचेंज ड्यूरिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एफ फैराडे कांस्टेंट है और ई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी से बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, एक और रिलेशनशिप आप जानते हो, ये रिलेशनशिप आपने पढ़ी हुई है, डेल्टा जी एंड क्यूसी। क्यूसी इज द रिएक्शन क्यूशेंट। देखो एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम तब निकालते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, और क्यूसी क्यूसी रिएक्शन क्यूशेंट हम तब निकालते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, या होती भी है तो क्यूसी और के दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक, मतलब क्यूसी फाइंड करने के लिए, रिएक्शन क्यूशेंट फाइंड करने के लिए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम में होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, हम तब भी निकाल सकते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, हम क्यूसी तब भी निकाल सकते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, और क्यूसी निकालते कैसे हैं, क्यूसी जैसे के निकालते हैं मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, इन अ सेम वे क्यूसी इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू। जो स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू है, जो क्वांटिफायर है, वो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको पता है। अब देखो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम यहां से पुट कर दें तो आपके पास में आ जाएगा माइनस एन एफ ई इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यूसी। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिवाइड बाई माइनस एन एफ, हम दोनों तरफ माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो आपके पास में इक्वेशन आ गई ई इक्वल्स टू ई नॉट या ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग क्यूसी। ठीक है, अगर ln के टर्म्स में लिखते हैं हम, मतलब नेचुरल लॉग पे लिखते हैं, तो ये 2.303 हम नहीं लिखते, हम log टू द बेस 10 की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ln को जब log टू द बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन आई, इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर आपने कोई एक जनरल इक्वेशन ली, जैसे मेटल जो है Mn की प्लस Mn प्लस बाय द गेन ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स m में चेंज हो रहा है, मतलब ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसके लिए अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आएगा अगर न्यूमेरिकल आएगा तो, और 1 या 2 मार्क्स में आता है, इसे स्पेशली 1 मार्क में अगर आपसे नर्स्ट इक्वेशन ही पूछ लेता है कि राइट द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है कोई इक्वेशन दे रखी हो, कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी हो और आपसे कहे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क में होगा। अगर 2-3 दे रखी हैं इक्वेशंस तो फिर वो 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेता है, बहुत ही इजी होता है।
ठीक है, तो आपने लिखा देखो इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट, इट रिप्रेजेंट्स द मोलर कंसंट्रेशन। तो आपने लिखा M, प्रोडक्ट है देखो यहाँ पे M, और रिएक्टेंट क्या है MN प्लस इन एक्वस मीडियम। तो मेटल तो सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपने लिख दिया E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग 1 अपॉन MN प्लस इन एक्वस मीडियम, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो अगर इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो R की वैल्यू हम लिख सकते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। टेम्परेचर ले लिया आपने 298 केल्विन। F होता है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू लगभग होती है 96500। ये फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। ये लगभग 954 समथिंग के आसपास आता है, तो हम 96500 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, जब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास में आ जाएगा E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591। ध्यान रखिएगा बच्चे अक्सर 0.591 कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N इंटू लॉग 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक, ये आपकी सिंप्लीफाइड नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम यूज करते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो फिर हमें सॉल्व करके यहां तक लाना ही पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कोई दूसरी इक्वेशन दे रखी है, अगर आपके पास में कोई ये इक्वेशन है, कह रहा है Zn2 प्लस की फॉर्म में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, और Cu2 प्लस Cu में जा रहा है, ये कोई इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए कहता है नर्स्ट इक्वेशन लिखिए। तो देखो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन है। जब हम इसकी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट Cu प्लस Zn2 प्लस, है ना। इसका जब हम QC लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आप लिखोगे Cu इंटू Zn2 प्लस अपॉन Zn एंड Cu2 प्लस। ठीक है, तो देखो Cu सॉलिड स्टेट में होगा, Zn सॉलिड स्टेट में होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, तो इसको हम ले लेंगे 1। ठीक, तो फिर बचेगा क्या, बचेगा Zn2 प्लस, ऊपर बचा अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, Zn2 प्लस देखो किस तरफ है, Zn2 प्लस है प्रोडक्ट की तरफ और Cu2 प्लस है रिएक्टेंट की तरफ। तो यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन, ये हो गया प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, ये बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा। ठीक, या तो हम इसको ऐसे लिखें क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N इंटू लॉग एनोड अपॉन कैथोड, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ एनोड। यहाँ पे कंसंट्रेशंस कुछ दे रखी होंगी इलेक्ट्रोलाइट की, उन कंसंट्रेशंस को लिखेंगे, और अगर यहाँ पे कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, पावर नहीं लगाते हैं, तो फिर उनका आगे का जो पूरा न्यूमेरिकल है वो गलत हो जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चा पूरा सॉल्व करता है, बट उसको नंबर कितना मिलता है, 1, वो भी तब जब आपने नर्स्ट इक्वेशन लिखा है तब, और अगर आपने नर्स्ट इक्वेशन भी नहीं लिखा है तो फिर हो जाता है 0। मतलब मेहनत आपने इतनी सारी की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, लेकिन आपको मिला क्या, 0 बटा सन्नाटा या नील बटा सन्नाटा। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे N क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved in a balanced chemical equation, या number of moles of electrons involved in the balanced chemical equation। जैसे यहाँ पे balanced chemical equation की बात करें तो Zn2 प्लस की फॉर्म में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, और Cu2 प्लस Cu में जा रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस इक्वेशन के लिए N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी 2, जो कि आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे बात करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, फिर हम 1 बाय 1 चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल की सीरीज लेके आएंगे, क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले इसको तैयार करिए, ये अगर आपको आ रहा होगा तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो चीजें बताई हैं वो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिया है, अगर ऐसी ही कोई इक्वेशन दे रखी है दूसरी और कहता है कि इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, तो कैसे।
अब देखो आपको मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूं कि किस तरह से नस्ट इक्वेशन को हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि अ वोल्टेइक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कंसंट्रेशंस दे रखी हैं, एल्यूमिनियम आयन Al3+ आयन की एक्वस मीडियम में कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर। ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशंस हैं। इसका मतलब निकिल और एल्यूमिनियम के बीच एक सेल बनाई गई है जिसमें एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन है या इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन है 0.001 वोल्ट और दूसरी मोलर, और इसकी है Ni2+ की 0.50 मोलर कंसंट्रेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, ई नॉट सेल दे रखा है दोनों का, कह रहा है कि इसका ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेल बनाई गई है तो इसमें एक एनोड की तरह काम कर रहा होगा और दूसरा कैथोड की तरह काम कर रहा होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखे हैं तो द इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेस, दोनों में से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो किस तरह से काम करेगा? वो एनोड की तरह काम करेगा। मतलब एल्यूमिनियम का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और जिसका जिसका मोर होगा मतलब ज्यादा होगा, वो किस तरह से काम करेगा? विल वर्क एज ए कैथोड, और इसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। इतना समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि वो इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है, कम है, वो एनोड की तरह काम करेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो -1.66 वोल्ट एंड -0.25 वोल्ट, अगर आपने गणित पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये -1.66 वोल्ट जो है वो कम है देन द -0.25 वोल्ट, है ना? समझ पा रहे हो? तो ये एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह काम करेगा। तो उसी तरह से हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन में हम n की वैल्यू लिखते हैं। तो Al जो है Al3+ की फॉर्म में जा रहा है, इसको हमने दिखा दिया कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपने पहले से पता कर रखा है कि इसका तो ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा जो निकिल है उसका क्या होगा? ये कैथोड की तरह काम करेगा, तो इसका रिडक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं रिडक्शन रिएक्शन में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे कि अगर इस 3 वाली इक्वेशन जो है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपको मालूम चल जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आपने एक्सचेंज किए, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब आएगी तो उसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने एक्सचेंज किए हैं। इस तरह से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको लिख लो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हो गया 2Al प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3Ni2 प्लस, गिव्स आउट क्या हो जाएगा? 2Al3 प्लस प्लस 3Ni। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? पक्का समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और यहां से आपने n की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। सबसे पहले नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो उसका एक नंबर आपका ऐसे ही हो जाएगा, लॉग एनोड अपॉन कैथोड, है ना, या ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब देखो, ई सेल तो हमें फाइंड करना है, ई नॉट सेल इसके बेसिस पे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है ये आपको पता है, तो हम वैल्यू निकालते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। तो ई नॉट कैथोड, भाई फोन मत करो, अभी रुक जाओ भैया, आ रहा हूं 5 मिनट में, 5 मिनट में। ठीक है, तो ई नॉट कैथोड कौन सा है? ये कैथोड है, आप वैल्यू पुट कर दो -0.25 माइनस, और फिर ई नॉट एनोड क्या हो जाएगा? -1.66 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू आ गई 6 इनटू लॉग एनोड पे कंसंट्रेशन देखो कितनी है, एनोड की कंसंट्रेशन है, क्योंकि एनोड क्या है? Al3+, तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.001। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2Al3+ आया है, ठीक है ना। ये 2 जो है ये स्टोकियोमेट्रिक वैल्यू है, ये चली जाएगी पावर में,
ठीक है, 0.001 की पावर 2 अपॉन कैथोड पे क्या है 0.05 नहीं 0.50 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लोगे ना, अब सॉल्व कर लोगे फटाफट। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी गिवन डेटा से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल या ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया तो फटाफट सब्सक्राइब मारो, आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिए। अगर लॉग में दिक्कत है तो मेरा लॉग के लिए एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे ही, उसको देखिए, वहां से लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, गेटिंग, समझ में आ रहा है पक्का, फटाफट सब्सक्राइब। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नस्ट इक्वेशन। इसका मतलब हो गया कि हम लोग रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। तो देखो हम एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं कि सपोज यू हैव टेकन, ये इक्वेशन है आपके पास में, इसका अगर आप K लिखोगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखोगे क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू, जो कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो K इक्वल्स टू ये आ जाएगा, हमने Cu और Zn जो कि सॉलिड स्टेट में है इसकी कंसंट्रेशन को हम 1 ले लेते हैं क्योंकि देयर विल बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इफ इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक, तो आपके पास में आ गया K इक्वल्स टू Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसके लिए अगर नस्ट इक्वेशन हम लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि नस्ट इक्वेशन वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होता है, जो ई सेल होता है वो 0 हो जाता है और जो Q होता है वो K के बराबर होता है, मतलब रिएक्शन क्वेश्चन K के बराबर होता है। तो Q की वैल्यू जो हम नस्ट इक्वेशन की जगह यहाँ पे Q यूज कर रहे थे उसकी जगह हम K की वैल्यू लिख सकते हैं और E जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा 0 इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N। N की वैल्यू यहाँ पे 2 है क्योंकि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर ये आ गया एनोड अपॉन कैथोड या K की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। जब E नॉट सेल के टर्म्स में आएगा तो आपके पास में आ जाएगा E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N इंटू लॉग मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ Zn2 प्लस N या मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनोड या इलेक्ट्रोलाइट एट एनोड अपॉन मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कैथोड। ठीक है ना, इसका जो बेसिक फॉर्म है ये तो तब इक्वेशन आती है 0.0591 वाली जब हम R और T और F की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम वैल्यू पुट नहीं करें तो आपके पास में ये इक्वेशन रहेगी E नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF इनटू लॉग मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये Kc ही तो है, तो अगर इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखे 0.0591 अपॉन N इनटू लॉग Kc तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। अब देखो क्या है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल मिलेगा 3 मार्क्स में। ठीक है, तो सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास में, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। हो सकता है एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल हो वगैरह। ठीक है, और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को पहचानते होंगे क्योंकि कई बार उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखी हुई है और इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखे हैं। कह रहा है कि लॉग Kc की वैल्यू फाइंड करिए, कैलकुलेट द लॉग Kc नहीं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है ना, तो अब Kc फाइंड करने के लिए आपके पास में यही क्वेश्चन है, E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N इनटू लॉग Kc। तो इस इक्वेशन को जब लॉग Kc के टर्म्स में लिखो तो हो जाएगा N इनटू E नॉट सेल अपॉन 0.0591। N की वैल्यू कितनी है देखो, Zn2 प्लस की फॉर्म में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, Cu2 प्लस Cu की फॉर्म में जा रहा है, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब N की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2। ठीक, पहली चीज कैलकुलेट करनी है आपने। सबसे पहले क्या लिखा है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये जरूर लिखना होता है क्योंकि इसका मार्क्स है। अगर ये फॉर्मूला आपने नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो इसका जो नंबर होगा वो कटेगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम क्या E नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे, तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। फिर से क्वेश्चन फंस गया कि इसमें कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा, तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे पिछला वाला कि जिसकी वैल्यू लेस है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है वो एनोड की तरह काम करेगा एंड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है दैट विल वर्क एज ए कैथोड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है -0.76 एंड प्लस 0.34। ठीक है, तो ये लेस है वो ज्यादा है, तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। आपके पास में फॉर्मूला है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, तो E नॉट कैथोड ये कैथोड हो गया, प्लस 0.34 माइनस 0.76 आपके पास में आ गया 1.10 वोल्ट। ठीक, अब ये सारी वैल्यू E नॉट सेल की वैल्यू, N की वैल्यू उठा के आप रख दो इस वाली इक्वेशन में।
ठीक, तो जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा log Kc आ जाएगा 37.22। ठीक, अब log Kc को जब Kc में कन्वर्ट करोगे तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो 37.22 का एंटी लॉग होगा 1.66 इंटू 10 की पावर 37। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये भी आपको नहीं आ रहा है तो कृपा करके आप हमारे चैनल पे जाइए, हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग, एक वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, वहां से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि लॉग और एंटी लॉग हम किस तरह से सॉल्व करते। तो देखो अभी तक कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए आपने। एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एंड ई नॉट एनोड इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एट एनोड। ठीक, दोनों में ही हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, दूसरा फॉर्मूला आपने नर्स्ट इक्वेशन का पढ़ा कि E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ इंटू लॉग क्यू। ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में Q और K बराबर होगा, ठीक है ना, अदरवाइज जैसे हम Q निकालते हैं वैसे ही हम K निकालते हैं। डिफरेंस ये है कि Q इक्विलिब्रियम कंडीशंस से अलग डिफरेंट कंडीशंस पे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो K होगा वो हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ही निकालते हैं। ठीक, दूसरा इसका मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ा, जब आपने R और T और F की वैल्यू पुट कर दिया तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू। दूसरा आपने फॉर्मूला पढ़ा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, यहां से भी न्यूमेरिकल मिलता है आपको कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला होगा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल या ई नॉट। दूसरा एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, Q इक्वल्स टू एन एफ। ठीक है ना, जैसे कह रहा है कि एल्यूमिनियम जो है Al3+ की फॉर्म में कन्वर्ट होने में कितना चार्ज लेगा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम टू Al3+। सिंपल सा क्वेश्चन, हमने क्या लगा, चार्ज फाइंड करना है, Q n की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। तो जैसे n जो है Al3+ के फॉर्म में जा रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा 3F। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछ लेता है, तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे तो किसी को नहीं भूलना है, बट यहां से ये बिल्कुल फ्री का, इसमें कुछ नहीं करना होता, खाली NF n की वैल्यू पुट करके और F आप ऐसे लिख दो, तब भी फॉर्म आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे फेराडे की वैल्यू रखो चाहे ना रखो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन याद करिए, क्या था उसमें, इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करने में क्या करना पड़ता था, मुझे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती थी, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या आपने पढ़ा था जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वही सेम चीज है ये। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये भी आपको पता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्टेन NaCl बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, मोल्टेन NaCl, ये मैं इसलिए ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो मोल्टेन NaCl ये फर्नेस के अंदर होगा, क्योंकि NaCl आयनिक कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, तो मैंने इसे बीकर ले रखा है आपको समझाने के लिए, बट ये फर्नेस होगा और फर्नेस के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होगी। ठीक, तो मोल्टेन NaCl आपने ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक कैथोड होगा और दूसरा एनोड होगा। ठीक है ना, जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे NaCl स्प्लिट होगा Na+ और Cl- में। ठीक, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड द नेगेटिवली चार्ज आयन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन Cl विल चेंज टू Cl- आयन विल चेंज टू हाफ Cl2 बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कैथोड पे बैठा हुआ Na+, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, Na या सोडियम विल डिपॉजिट एट द कैथोड एंड क्लोरीन गेट लिबरेटेड और रिलीज फ्रॉम द एनोड। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मैं मोल्टेन NaCl की बात कर रहा हूं, अक्वस NaCl की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि अब करने वाला हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अक्वस NaCl, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस है याद करो, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लास 10th वाली। वहां पे आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया गया था कि कैथोड से ये निकलेगा, एनोड से ये निकलेगा, और सॉल्यूशन में जो बचेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा। ठीक है ना, बट वो उतना सिंपल नहीं था और ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, क्लास 12th में हो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अक्वस NaCl ले लीजिए। अक्वस NaCl का मतलब NaCl इन वाटर। तो वाटर में देखो 2 चीजें, एक तो NaCl है जो कि आयोनिक कंपाउंड है, ये टूट जाएगा Na+ और Cl- आयन में।
दूसरा वाटर होगा जो कि स्प्लिट हो जाएगा H प्लस आयन OH माइनस आयन में। ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होती है और एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन में कौन जाता है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो कौन मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस दो हैं, Na प्लस आयन और H प्लस आयन। तो दोनों में से कोई एक जाएगा कि दोनों जाएंगे, दोनों नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, कोई एक जाएगा। और कौन सा एक जिसका रिडक्शन होने वाला है, कौन सा, कैसे पहचानेंगे, स्पीसीज विच गेट रिड्यूस्ड मस्ट हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इन दोनों में से जिसकी ई नोट सेल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो देखो Na का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -2.71 वोल्ट और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.00 वोल्ट। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा है, 0.00 वोल्ट, है ना। और आपने लिखा क्या है कि द स्पीसीज विच गेट रिड्यूस्ड मस्ट हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब कैथोड पे रिडक्शन किसका होने वाला है, हाइड्रोजन का होने वाला है। तो आप या तो ये रिएक्शन लिख सकते हो कि H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2 हाफ H2, ये रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। अब दो सुनो, दूसरी रिएक्शन मैंने ये लिखी है, ये क्यों लिखी है, क्योंकि ये जो H प्लस मिल रहा था ये H2O से ही तो मिल रहा था। तो H2O को जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन चला गया और दूसरा क्या बनेगा, OH माइनस आयंस बन जाएंगे aqueous मीडियम में। ठीक, ये रिएक्शन हो गई कैथोड की। दूसरी तरफ देखो एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, है ना, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो इसकी तरफ कौन मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस, जिन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज आयंस दो हैं यहाँ पे, Cl माइनस आयन और OH माइनस आयन। फिर से दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, है ना। तो अब देखो ऑक्सीडेशन होगा किसका, रूल क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन उसका होना चाहिए जिसकी ई नॉट की वैल्यू कैसी हो, कम हो। द स्पीसीज विच हैव लोअर ई नॉट वैल्यू, अगर दो से ज्यादा आयंस या दो से ज्यादा आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा वो कौन बताएगा, जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। वहां पे क्या था, जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, यही बताने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, अदरवाइज इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। ठीक है देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं। Cl माइनस आयन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.36 वोल्ट पॉजिटिव। वाटर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अगर वो O2 और 4H प्लस में टूटता है तो आता है 1.23 वोल्ट। और क्या रूल क्या कह रहा है कि जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग तो किसका होना चाहिए, एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है, H2O should be oxidized in preference to Cl minus ion according to the rule, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे ये अपने रूल से वायलेट कर जाता है। किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, Cl माइनस आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है Cl2 में एनोड पे इन प्रेफरेंस टू द वाटर। क्यों, ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ दिस ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब ये ओवर पोटेंशियल क्या होता है, ये अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि Cl माइनस आयन गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस टू वाटर, व्हाई, जबकि रूल क्या कहता है कि जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो आप सिंपली आंसर लिखोगे ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ये मार्क कर लो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी वजह से Cl माइनस आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl या क्लोर एल्कली प्रोसेस या ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, तो सिंपल याद रहना चाहिए आपको किसकी वजह से, ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दो लॉज हैं, एक पक्का आएगा, लिख के ले लो। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के दो लॉज दिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द सेकंड लॉ। ठीक है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जिन इलेक्ट्रोड्स पे मास कुछ डिपॉजिट होता है या कोई मास रिलीज होता है इधर एट कैथोड और एट एनोड, तो वो जो मास है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ये किस पे डिपेंड करेगा, विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। गेटिंग। तो अगर हम W मास ले लें तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक, तो हो जाएगा W इक्वल्स टू ZQ। यहाँ पे Z क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, Q इक्वल्स टू I इंटू T लिख सकते हो आप, I इज द करंट, T इज द टाइम। ठीक, तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा W इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T। ठीक, एक और फॉर्मूला यहीं से डिराइव होकर आगे बनता है
इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इक्वल्स टू E अपॉन 96500। ठीक है ना, यहाँ पे E क्या है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी से। ठीक है, यह है फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा और यहाँ से आपको ये लॉ डायरेक्टली भी मिल जाएगा। ठीक है, एक तो न्यूमेरिकल मिलेगा, दूसरा आपको लॉ डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई फैराडे का फर्स्ट लॉ बताओ। ठीक है, सेकंड कम टू द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो और उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लो। ठीक है ना, उसके बाद जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेटेड होगा एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। मतलब अगर आपने दो इलेक्ट्रोड्स ले रखे, इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे और उसमें इलेक्ट्रोड्स को सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया है, तो जो मास डिपॉजिट होगा या जो सब्सटेंस रिलीज होगा डिफरेंट कैथोड और एनोड से, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड करेगा। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड टू द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट connected in a series, the mass of substance deposited at electrodes are directly proportional to their equivalent masses। ठीक, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, W इक्वल्स टू जेड आई टी या W इक्वल्स टू जेड क्यू। ठीक है ना, तो अगर हमने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा हो जाएगा W1 इक्वल्स टू Z1 इंटू क्यू। सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए फर्स्ट लॉ हो जाएगा W2 इक्वल्स टू Z2 इंटू क्यू। अगर हम डिवाइड कर ले फर्स्ट को सेकेंड से तो हो जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2, क्योंकि Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज दोनों में सेम है। ठीक है ना, दूसरा अगर हम Z की वैल्यू रख लें E अपॉन 96500 तो आपके पास में आ जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। E1 is the equivalent mass of first electrolyte and E2 is the equivalent mass of second। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये थे फैराडेज के लॉज, इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो यहां से न्यूमेरिकल मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो 2 नंबर में मिलेगा, और अगर डायरेक्टली लॉ पूछेगा तो कोई एक लॉ पूछ लेगा कि फैराडे का फर्स्ट लॉ बताओ या फैराडे का सेकंड लॉ बताओ। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना है, दोनों में से एक, ईदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल और इन द फॉर्म ऑफ दिस लॉ आपसे पूछा जाएगा, लिख के ले लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ भाई, थोड़ी सी सहायता करो यार। मतलब आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स बढ़वा ही नहीं रहे यार, क्या मतलब है, थोड़ा सा मतलब क्या बोले, हम समझ लो अपने आप से।